कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे एनीमिया के बारे में, ठीक है। और इसके बाद फिर आप डिटेल से पढ़ सकते हो जैसे कि लैब डायग्नोसिस वगैरह। सबसे पहले देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया अकॉर्डिंग टू एमसीबी, इतना ही हमको पढ़ना है, ठीक है। माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक, नॉर्मोसिटिक में जो है हाई रेटिकुलर काउंट होता है, ये जो है ना हेमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत आता है। जो भी हाई रेटिकुलर काउंट में जितना भी दिया है जैसे सिकल सेल एनीमिया, हेरेडिटरी स्पर, ये सारे के सारे जो आते हैं नीचे वो जो है हेमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और लो रेटिकुलर काउंट, और ये इतना क्लासिफिकेशन। अब इस ये क्लासिफिकेशन कैसे किया गया पता है, इसके लिए जो है एमसीबी के आधार पे किया गया। हम एमसीबी फाइंड आउट करते हैं, उसमें कुछ फार्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यू निकालते हैं। अगर वैल्यू कम आई तो वो माइक्रोसिटिक, ज़्यादा आई तो मैक्रोसिटिक, तो वो पूरा फार्मूला होता है फिजियोलॉजी में पूरा दिया रहता है, ठीक है। तो उसकी नॉर्मल वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा तो माइक्रोसिटिक, ज़्यादा होगा तो मैक्रोसिटिक, और नॉर्मल रहेगा तो नॉर्मोसिटिक। ये क्लासिफिकेशन हुआ। अब इसके अलावा जिसमें इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट जो हमको पढ़ना है ना, हीमोलिटिक के सारे पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हाई रेटिकुलर काउंट पे दिया हुआ। लो रेटिकुलर काउंट तो नॉर्मल है कि रिनल फेलियर, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ और मायोफाइब्रोब्लास्ट और कैंसर पे ये लो रेटिकुलर काउंट होगा, तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैक्रोसिटिक में भी हमको जो है लीवर डिसीज़ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उतना हाइपोथायराइडिज्म है। मेगालोब्लास्टिक इंपॉर्टेंट है, साइटोटॉक्सिक भी नहीं है, ना ही मेथाट्रेक्चर। माइक्रोसिटिक में तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, सिट्रोब्लास्टिक, आयरन डिफिशिएंसी, थैलेसीमिया, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज़ को छोड़ के, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेडिसिन में भी आपको काम पड़ेंगे, और मतलब इनसे ज़्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि जो मेनली टॉपिक मैंने बताया हूँ इनसे, बाकी बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं वहीं से। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू बाकी इतना क्लासिफिकेशन आपको याद रखना, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो पीजी का क्वेश्चन आया था, वो हम लास्ट में करेंगे। देखो एनीमिया को हमने किस आधार पे बांटा है कि अगर उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम क्यों होता है, कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के कारण, जैसे कि भाई मेगालोब्लास्ट एनीमिया हो गया, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया हो गया, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता तो वो हीमोलिटिक एनीमिया के अंतर्गत आ जाता, जो अभी हमने देखे। और ब्लड लॉस में जो है एक्यूट और क्रोनिक आता, ठीक है। तो ये टेबल क्लियर हुई। इसके बाद जो है ये वाली टेबल देखो, हीमोलिटिक एनीमिया की हमको इतना डिटेल से पढ़ना है। हीमोलिटिक एनीमिया बहुत ज़्यादा है। इसके बाद तो फिर आयरन डिफिशिएंसी और मेगालोब्लास्टिक ही बचा ना, मतलब ज़्यादातर कवर तो यही कर ले रहा है। इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट में हम देख रहे हैं ज़्यादातर। तो हेरेडिटरी में कौन सा आएगा, हमारे स्पेरोसाइटोसिस पढ़ना है, और G6PD डिफिशिएंसी वाला पढ़ना है, और इधर सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया पढ़ना है। एक्वायर्ड में ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया पढ़ना है, और बाकी जो दिया PNG ये सारे हमको पढ़ना, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे। अब ये हमने देख लिया इसका क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए कि नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले देखो एक बार और क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हेमरेजिक के कारण होता है एक्यूट ब्लड लॉस और क्रोनिक ब्लड लॉस, जिसमें आते हैं। हीमोलिटिक में आता है जो मैंने बताया कि हीमोलिटिक पे क्या होगा कि या तो एक्स्ट्रा कॉर्पुलेट सेल्स होगा जो मलेरिया ड्रग और हाइपर स्प्लेनिज्म के कारण होगा। और इसमें क्या आता है इंट्रा कॉर्पस डिफेक्ट में, देखो ये सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन में मैंने बताया डाइटरी के कारण हो सकता है, और एबनॉर्मल हीमोपोइसिस के कारण हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, उसकी नॉर्मल वैल्यू पता होना चाहिए ना भाई, एमसीबी की कितनी है, एमसीएचसी की कितनी है, और एमसीएच की कितनी है, तब तो बता पाओगे, ठीक है। और थर्ड जो है ये वाली टेबल याद होना चाहिए, ठीक है। इसको ऑल हमने फर्दर डिवाइड कर दिए हैं कि माइक्रोसिटिक तो है, माइक्रोसिटिक में चारों एग्जाम्पल आ रहे हैं, बट माइक्रोसिटिक में नॉर्मोसिटिक कौन है और हाइपोक्रोमिक कौन, ऐसे ही नॉर्मोसिटिक में भी और माइक्रो इसमें मैक्रोसिटिक में भी देख लिए। तो ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ओवरव्यू समझ में आया होगा। क्वेश्चन आता है तो उसमें क्लासिफिकेशन का आता है, और फिर पैथोजेनेसिस आता है, और इसके बाद जो लैब डायग्नोसिस आता है। तो लैब डायग्नोसिस भी आपको अच्छे से पढ़ना। बाकी ये पूरा ओवरव्यू था कि कैसे कैसे पूरा क्लासीफाई हुआ है, तो आपको आई होप कि समझ में आया होगा। थैंक यू।